अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, जहां एक जानिब अदालती फैसले ने सियासी फ़ज़ा को एक नई समत दी, वहीं दूसरी जानिब अवामी मसाइल ने हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। मुल्क में आज पेश आने वाले वाक़यात ने साबित कर दिया कि सियासी, अदालती और अवामी महाज पर सब कुछ मामूल के मुताबिक नहीं हो रहा। हर तरफ हलचल है, बहस है और बेचैनी का माहौल है। ये खबरें न सिर्फ लम्हा मौजूद की अक्कासी करती हैं, बल्कि आने वाले दिनों की झलक भी दिखाती हैं, जहां सियासी नक्शा बदलने को है और अवामी मुश्किलात जूं की तूं बरकरार है। आज मुल्की मंजरनामे पर 3 बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। सरे-फहरिस्त पहली खबर, आज सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई को बड़ा एडवांटेज मिला है, जिसने तहरीक इंसाफ की सियासत में एक नई रूह फूंक दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है और उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। बानी पीटीआई के खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में 9 मई समेत कई मुकदमात अभी भी जेर समात हैं। वो अगस्त 2023 से तोशाखाना केस में कैद हैं और अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में भी सजा काट रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अदालत उज़्मा के फैसले का खैर मकदम किया, इसको सेलिब्रेट किया, खुशियां मना रहे हैं। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के मुताबिक आज अदालत से बहुत बड़ी खबर आई है। बहुत अरसे बाद अदालत से कुछ रिलीफ मिला है। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मंजूर हो गई है, लेकिन इसके बाद क्या बानी पीटीआई फौरी रिहा हो जाएंगे? हुकूमती मौक़िफ़ सामने आ गया है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि जमानत किसी को मुकदमात से बरीउल ज़िम्मा नहीं करती है। मुकदमात ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समात हैं। जमानत के तनाजुर में सजा याफ्ता मुजरिम खुशफहमी में मुब्तला ना हो। अब पैनल के सामने हम सवाल ये रखेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कुछ कम होने जा रही हैं? क्या बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन है, या जो हुकूमती मौक़िफ़ है उसकी तायद ही वो करेंगे? दूसरी तरफ चंद दिनों से मीडिया पर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मंसूब एक इंटरव्यू की बास्कत चल रही थी, आज इस पर तर्जुमान पाक फौज ने एक्सप्लेनेशन दे दी है। उन्होंने वजाहत ये दी है कि ब्रसल्स में फील्ड मार्शल ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, ना ही कोई सियासी बात की है। वहाँ पीटीआई या किसी मौफ़ी का भी कोई जिक्र नहीं हुआ। एक सहाफ़ी ने ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश की है और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। अपने पैनल के साथ इसको भी डिस्कस कर लेंगे। और नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट जो मुल्क में चल रहा है, कराची की सूरत हाल आज तीसरे रोज़ भी जूं की तू बरकरार है। मानसून का ताकतवर सिस्टम उसे अपने कब्जे में लिए हुए है। मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर बारिश से सड़कों पर पानी जमा है और ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो रिंग का ट्रैफिक चल रही है। अवाम मसाइल की दलदल में फंसे हुए हैं। वज़ीर आला सिंध और इनके वज़रा अलग अलग वजाहतें और मंतक पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। शहर में एक तरफ सैलाबी सूरत हाल है तो दूसरी जानिब आज एक अफसोसनाक वाक़या ये हुआ है कि एम जिना रोड पर पटाखों का एक गोदाम था जहाँ पे धमाका हुआ, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद जख्मी हुए, जबकि इमारतों और गाड़ियों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। ये भी सरासर गफलत का ही एक सानिहा मालूम होता है। आखिर कराची के मसाइल कब हल होंगे, इसको समझने और जानने की कोशिश करेंगे। डिस्कशन का आगाज़ कर लेते हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। आज के डिस्कशन के लिए एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मसूद रज़ा साहब मौजूद हैं। इसके साथ साथ शनीला अमार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और स्टूडियोज़ में नसीर बागा साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आगाज़ करना चाहती हूँ मसूद रज़ा साहब आपसे। बानी पीटीआई 9 मई के 8 केसेस में उन्हें रिलीफ मिला है और सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि इन फैसलों से ये वाज़े हो गया है कि ये तमाम जो केसेस हैं वो झूठे थे। हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ ये आया है कि इनको रिलीफ तो मिला है लेकिन रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी। सवाल मेरा ये है कि क्या बानी अडयाला को खैर बात कहने वाले हैं या मुस्तकबिल करीब में हमें वो रिहा नज़र आने वाले हैं? देखिए, इसको कोई एक सीबीएम के तौर पे तो देखा जा सकता है जवेरिया, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि वो बाहर आने वाले हैं। उनके मसाइल अभी भी इतनी जल्दी हल होने वाले नहीं लगते, क्योंकि उनकी पूरी पार्टी को तो सजा हो चुकी है और शायद मामला दुरुस्त करने का बेहतर तरीका यही है कि बातचीत की जाए और मामला को जरा कूल डाउन किया जाए। हुकूमत तो कभी भी नहीं चाहेगी कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिले, क्योंकि अगर इमरान खान को कोई रिलीफ मिलता है और वो बाहर आते ही, तो वो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग करने को तो पहले तैयार नहीं थे कि वो खामोश होकर बैठ जाएंगे। तो वो बाहर आ जाती हैं और खामोश होकर नहीं बैठते तो फिर हुकूमत का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अदालती मामलात हैं, अगर अदालत उन्हें रिलीफ दे रही है तो हुकूमत को अपनी अदालतों पर ही एतमाद करना चाहिए। जब सजाएं होती हैं तो वो अदालतों का ही नाम लेती हैं, तो हुकूमत को इसमें फरीक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हुकूमत इसमें जितना फरीक बन रही है उतना ही हुकूमत अवाम की नजरों में और गैर मकबूल होती चली जा रही है। जब आप एक मरतबा ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लेते हैं कि मुल्क की अदालतें आज़ाद हैं, तो फिर उन्हें आज़ादी से काम करने दिया जाए। फिर आप अगर उन पर तनकीद कर रही, हुकूमत में होते हुए तनकीद कर रहे हैं, तो ये बहुत ही संजीदा बात है।
दूसरी बात यह कि कल अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि आज उनको जमानतें मिल जाएंगी और उसके बाद फिर एक केस है जो अपील में जाएगा और अपील उसकी सुनी नहीं जा रही। अगर उसकी अपील सुन ली जाए तो फिर इमरान खान जेल में नहीं रहेंगे। तो आज जो रिलीफ मिला है ये बिल्कुल बहुत अहम रिलीफ है, लेकिन अभी भी देखना होगा कि मामला किस तरफ बढ़ेंगे। इमरान खान साहब को कई मौके मिले, कई मर्तबा उनसे कहा गया कि आप मैं तारीखें आपको गिनवा सकता हूं कि आप जो है वो चुप होके बैठ जाएं या आप फला बात मान लें, आप फला चीज कर लें तो आपको ये रिलीफ मिलेगा। लेकिन वो बात करते हैं लेकिन उसके बाद पर अमल नहीं करते। सही। तो ये उनसे शिकायत रहेगी। अब देखना होगा कि अगर कोई बातचीत हुई है तो वो मटेरियलाइज होती है दोनों तरफ आपने एक बहुत अच्छी बात ये कही है कि अगर अदालत से उन्हें रिलीफ मिल रहा है क्योंकि केसेस अदालत में है तो फिर हुकूमत को इसमें फरीक नहीं बनना चाहिए। शनीला साहिबा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है हम देख रहे हैं कि जो विफाकी वुज़रा हैं वो सामने आ जाती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं। आपकी क्या टेक है इस पर? क्या वाकई अगर अदालती फैसला आया है तो उसको तस्लीम करना चाहिए हुकूमत को भी? बहुत शुक्रिया जवेरिया। बात यह है कि जाहिर है हुकूमत जो है उसकी वो ऑपोजिशन की पार्टी है, तो उन्होंने किसी ना किसी फैसले के ऊपर रद्देमल तो देना है होता है। बाकी बात यह कि ये जो फैसला आया है ये कोई इतनी बड़ी इसको सेलिब्रेशन नहीं हो सकती। इसके ऊपर बात देखें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर चले हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह के मुकदमे में हमने पहले इजाज चौधरी को भी जमानत दी हुई है, तो ये एक तरह से जमानत है, इक्वेटल नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा देखें जो चीज है वो ये कि चालान ही अभी तक पेश नहीं किया गया हुआ 9 मई का बानी पीटीआई के खिलाफ। जब तक चालान नहीं पेश किया गया, अदालत के सामने कोई सबूत नहीं थे, अदालत के सामने कोई चीज नहीं थी, तो उन्होंने जाहिर इसके ऊपर जमानत देनी ही देनी थी। जब इस पे चालान पेश किया जाएगा, बल्कि ये तो हाईकोर्ट लेवल के ऊपर ही हो जाना चाहिए था, जो लाहौर हाईकोर्ट पे गए थे वहीं से जमानत हो जानी चाहिए थी। जब चालान पेश होगा, मुकदमा चलेगा, तो उसके बाद ही देखा जाएगा ना कि उनके लिए क्या आसानियां आती हैं, क्योंकि इसमें इल्जामात को नहीं रद्द किया गया। ये नहीं कहा गया कि बानी पीटीआई 9 मई में मुलविस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कंटिन्यूटी ऑफ प्रिंसिपल के ऊपर हम चल रहे हैं कि हमने पहले भी इस तरह की चीजों के ऊपर उनको जमानत दी हुई है। फिर बानी पीटीआई के 7 केसेस जो हैं वो रावलपिंडी की सदादे दहशतगर्दी की अदालत में चल रहे हैं, जिसमें उन्होंने अभी तक जमानत की कहीं पे भी कोशिश नहीं की हुई। तो अगर वो इसमें जमानत मिल गई है तो वो 7 मुकदमे वो भी हैं, वो भी पड़े हुए हैं, उसमें भी अभी वो जाकर जमानत लेंगे। और अल कादर का फैसला तो सबके सामने है, अभी उस पर तो कोई जमानत उनको मिली नहीं है। अगर वहां से जमानत मिलेगी तो वो हुकूमत आगे सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। तो ये इतनी आसान चीजें नहीं हैं जितनी कि आसान करके मीडिया पे बताई जा रही हैं। यहाँ पीटीआई वाले, जाहिर है पीटीआई वाले तो इसको सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन मुश्किल वाले सेलिब्रेट करें शनीला साहिबा, क्योंकि हमने देखा कि काफी अरसे के बाद उनको ये रिलीफ मिला है। वागा साहब, आज सेलिब्रेट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, केसेस से रिलीफ मिला है बानी पीटीआई को, लेकिन सवाल अब ये है कि क्या बानी के सियासी मुस्तकबिल पर जो धुंध के साए थे, क्या वो धुंध झटेगी? मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एक बात हमें ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि ये जो इस तरह के फ़ैसले होते हैं ना, ये प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं। जैसे उन्होंने पिछले प्रेसिडेंट के तहत ही ये फैसले किए कि सिमिलर केसेस में हमने पहले भी लोगों को इस तरह का रिलीफ दिया है, और उसी बेस पे उन्होंने यहाँ भी बानी पीटीआई की 9 मुकदमात में जो है ज़मानत मंजूर कर ली। बात यह कि बानी पीटीआई के इर्द गिर्द इस वक्त अदालती केसेस का एक इतना बड़ा नेट फैला हुआ है कि जाल में फंसे हुए हैं। उस जाल से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए, ये तो छोटे केसेस हैं, इससे बड़े बड़े केसेस हैं जिनमें उनको सजा हो चुकी है। देखिए, वहां उनका क्या बनेगा, वहां उनके लिए जमानत हासिल करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो मौजूदा सूरत हाल में अगर पीटीआई ये समझे कि इससे बानी पीटीआई की रिहाई का कोई रास्ता निकल आएगा तो ये बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता सलमान अकरम राजा ने एक बात बड़ी अजीब की कि देखें जी, हमारे केसेस झूठे थे तो फिर हमारी जमानत हुई ना। ये बात उनको नहीं कहनी चाहिए। पहले तो वो इन्हीं अदालतों पर इतराज़ करते रहे हैं कि जी हमें यहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा, अदालतें हमारी बात नहीं सुन रही, और बानी पीटीआई को जो है बगैर किसी ज़ाब्ते के अंदर रखा गया। तो आज उन्होंने अपना मौक़िफ़ एकदम बदल लिया है। मेरा ख्याल है उनको ये बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर अदालतें उनको कानून के मुताबिक रिलीफ दे रही हैं तो उनको रिलीफ लेना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके ऊपर ये कहना गलत नहीं होगा कि रे ऑफ होप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए जमात को समझे। और इसके साथ साथ हम उम्मीद करेंगे कि जो बहुत ज़्यादा एक हम देख रहे थे कि वो
डिमोरलाइज हुए थे, कॉन्फिडेंस उनका बहाल हो सकता है इससे, और आगे अपना आइंदा का जो लाहे अमल है उसको वो आगे उसमें पेशरफ्त हम उम्मीद करते हैं कि हमें नजर आएगी। अच्छा मसूद साहब, आप बात हम कर लेते हैं DG ISPR ने जो आज वजाहत दी है, सुहेल वड़ाइच का कॉलम, सुहेल वड़ाइच साहब जो बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और आपने उनके साथ काम भी किया हुआ है, उनका जैसे ही एक कॉलम आता है तो बड़ी हलचल मच जाती है और हर प्रोग्राम में उसको डिस्कस किया जाता है कि आज DG ISPR को उसकी वजाहत भी देनी पड़ी है। वो कहते हैं कि बहुत मोतबर सहाफ़ी हैं लेकिन उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सानिहा 9 मई पर फ़ौज का जो मौक़िफ़ था आज भी वही मौक़िफ़ है, क्या कहेंगे सर आप? उन्होंने तो कहा है कि तशहीर के लिए ये सब किया गया है। जी देखिए, सोहेल वड़ाइच साहब बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस वक्त उस्तादों के उस्ताद हैं वो, उनका जितना तजुर्बा है उन पर तो कोई सवाल नहीं उठ सकता। मगर अगर सोहेल वड़ाइच साहब ने ये सब कुछ लिखा है और एक के बाद एक कॉलम लिखा है तो सोहेल वड़ाइच साहब भी इसका जवाब देंगे। ये बात तो पहले दिन से आ गई थी कि सोहेल वड़ाइच साहब की बाज़ाब्ता 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई है आर्मी चीफ साहब से। वो एक तकरीब में थे और उस तकरीब में जो उन्होंने गुफ्तगू की, और हो सकता है कि उसके बाद वो सहाफियों से या और लोगों से उन्होंने मुसाफा किया हो, मिले हों, लेकिन बैठकर बातचीत होना ये ऐसा नहीं हुआ। ये तो पहले दिन तरतीब आ गई थी। तो उस गुफ्तगू को सोहेल वड़ाइच साहब ने ट्रांसलेट किया है अपने एक कॉलम के अंदर और फिर उसको उन्होंने बयान किया। और उन्होंने इमरान खान का भी कहीं जिक्र नहीं किया था वहां पर। तो बिल्कुल ISPR भी ठीक कह रहा है कि इमरान खान साहब की माफ कीजिएगा, सोहेल वड़ाइच साहब की आर्मी चीफ से कोई मुलाकात नहीं हुई है और सोहेल वड़ाइच साहब ने जो कुछ लिखा है वो बातें वहां की गई हैं। हाँ, इमरान खान का नाम नहीं लिया गया, PTI का नाम नहीं लिया गया, लेकिन उस तकरीब में ये बात तो हुई है कि माफी ही मसालियत का रास्ता है। तो ये बातें उन्होंने जिस तरह से ट्रांसलेट की, तो सोहेल वड़ाइच साहब इसका जवाब देंगे कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, हम बहुत से प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं और आपने भी ये बात यकीनन की होगी कि जो मुज़ाकरात हैं या टेबल टॉक है वही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विजुअलाइज कर रही है, उनका क्या विजन है, वो क्या सोच रहे हैं? उनको लगता है कि इसके बगैर भी उनके मामला हल हो जाएंगे? देखिए, इस वक्त आप तहरीक इंसाफ को दीगर सियासी जमातों या एक आम सियासी जमात की तरह नहीं देख सकते। सही, बिल्कुल भगत साहब ने दुरुस्त कहा कि बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए इमरान खान की इन केसेस के हवाले से, लेकिन ये भी जहन में रखना चाहिए कि वो 2 साल से बंद हैं। 2 साल हो गए उनको, 9 मई हुए भी 2 साल हो गए और अब तक अगर उनका चालान पेश नहीं हुआ और जब किसी केस में वागा साहब भी इसकी तस्दीक करेंगे, अगर किसी को जमानत मिल जाती है तो इसका मतलब है कि उसका मौकिफ मजबूत है। चालान पेश नहीं हुआ, इनका मौकिफ मजबूत है। तो इमरान खान को इसमें मुलव्विस करने और सजा दिलाने के लिए बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि 2 साल में नहीं कर पाए। अब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो मामला यह कि मुल्क को आगे भी बढ़ाना है। अब हम इसको इशारा समझे, हम इसको उम्मीद की किरण समझें, हम समझे कि नहीं ये बस हो गया और कुछ नहीं होना, ये सब कुछ अभी एक क्यास में। क्योंकि आजकल जो बातें हो रही हैं 27वीं तरमीम की, उसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि सबके सब रगड़े जाएंगे। जिन्होंने पहले एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के खिलाफ बातें की और काम किया वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। और फिर जिस तरह का निजाम अब चाहिए मुल्क को कि गवर्नेंस बेहतर हो, उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शन इस वक्त डिस्कस किए जा रहे हैं। जबान ज़दे आम है, कोई सूबों की बात कर रहा है, कोई बल्दियाती निजाम की बात कर रहा है, तो वो सियासी जमातों के लिए समझना मुश्किल होगा। और अगर वाकई ऐसा कोई प्लान है और उसे इम्प्लीमेंट होना है तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को बहुत कड़वे घूंट भी पीने पड़ेंगे। तो अभी क्या होने जा रहा है आगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे शनीला साहब, आप सानिहा 9 मई पर फौज का मौकिफ है वो बिल्कुल वही है जो पहले था। पाक फौज की जानिब से तरदीद कर दी गई है। सुहेल वड़ाइच साहब का जो कॉलम आया था उसकी भी इस कंट्रोवर्सी को आप किस तरह से रीड करती हैं? इससे पहले हमने देखा था फैसल वाबडा साहब भी आए थे, उन्होंने भी तरदीद की थी, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया था। आप किस तरह से रीड करती हैं इसको? अच्छा जवेरी, आपको याद होगा कि लास्ट वीक आपके साथ जब प्रोग्राम था तो आपने मुझे नवाज लीग के किसी लीडर की बयान पे कहा था कि अगर बानी PTI माफी मांग ले तो मामला आगे चलेंगे। तो मैंने आपको खुद भी कहा था कि DG ISPR ने बहुत कैटेगोरी
ये बात कही थी कि 9 मई के ऊपर कोई माफी नहीं है, तो वही बात आज भी दोहराई जा रही है। देखिए बात यह है कि कुछ चीजें जो होती है ना ज़ेबे दास्तान के लिए बढ़ा दी जाती है। मैंने सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम पढ़ा है, उनके कॉलम में ये कहीं पे भी नहीं था कि कोई 1-to-1 मुलाकात, और उन्होंने लिखा था कि एक लंबी नशिस्त हुई। अब वो लंबी नशिस्त यही थी कि जहां पे दूसरे पाकिस्तानी शहरी बैठे हुए थे, उनके साथ सुहेल वड़ाई साहब भी बैठे हुए थे उसी टेबल पे जहां पे फील्ड मार्शल साहब थे। बातें हुई होंगी, दूसरे लोगों ने भी की हुई थी, उन्होंने भी की थी। असल में कंफ्यूजन जो स्टार्ट हुआ, और उन्होंने उस कॉलम के अंदर जो ज्यादातर बातें की उनकी बताई वो वही थी जो उन्होंने स्टेज के ऊपर तकरीर की सूरत में की थी। जो बात आगे जाके जो कंफ्यूजन का बाइस बनी, जिसको हर मीडिया ने डिस्कस करना शुरू कर दिया, इमरान खान साहब के पास भी वो बात पहुंच गई, वो उनका एक खत था कैदी नंबर 804 के नाम, जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से उनको पेशकश कर दी कि माफी मांग लें, यू टर्न ले लें, आगे चले जाएं। इससे लोगों ने ये जो एक बात कही गई थी कि सियासी मसलत है इसी में है कि माफी मांग ली जाए, उसके साथ इसको लिंक किया, जिससे बात बहुत आगे गई, कंफ्यूजन फैलती गई और उसका फिर रिबटल देना पड़ गया। हालांकि ये चीजें पहले मुकाम पे ही रोक ली जाती, जब कॉलम लिखा गया उसे वो कह दिया जाता या सुहेल वड़ाई साहब की तरफ से आ जाता कि ये मेरा अपनी जाती राय है, ये फील्ड मार्शल ने ये बात नहीं कही थी। तो ये चीज कंफ्यूजन का बाइस बनी कि एक कॉलम, उसके बाद दूसरा कॉलम, और दूसरे कॉलम को पहले के साथ लिंक करके जोड़ दिया गया कि फील्ड मार्शल साहब जो है वो चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो माफी मांगे। फिर ये बात इमरान खान साहब से पूछ ली गई, उन्होंने कहा मैं क्यों माफी मांगू, माफी तो वो मुझसे मांगे। तो ये चीजें जो है ना, एक सहाफी को बड़ी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। जब वो तजिया कर रहे होते हैं, जब वो किसी के साथ मीटिंग करके आते हैं, तो उनको बताना चाहिए कि ये मेरे अल्फाज हैं या ये उस शख्स के अल्फाज हैं, उसमें फर्क करके आवाम को बताना चाहिए, ताकि इस तरह की कंफ्यूजन ना हो और इस तरह के फिर रिबटल्स ना आने दें, क्योंकि बिल्कुल सही है। अच्छा वाकई साहब, हो सकता है कि ये जब कॉलम लिखा तो एक तजवीज़ पर्सनली दी गई हो, या वो ये चाहते हो जो उन्होंने बयान कर दिया, और दूसरा ये कि ये कहा गया है कि जो 9 मई है वो कौम का मुकदमा है, ये आज वाजे किया गया है, तो इस पे कोई भी माफ़ी जो है वो नहीं होगी और ना ही माफ़ी की कोई बात होगी। आप किस तरह से देखते हैं इसको? एक बात तो हमें ज़हन नशीन करनी चाहिए कि हम लोग जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, जब हम कोई भी तकरीब में बैठे होते हैं, बातचीत सुन रहे होते हैं, देखिए हम लोग मनो अन तो चीज़ नहीं लिखते, हमारा एक अपना तजज़िया होता है, हमारा अपना एक ख्याल होता है, लेकिन वो बिल्कुल उनकी उस बात से बिल्कुल उलट नहीं होना चाहिए। सही। आप सारे लोग ये कह रहे हैं कि सुहेल वड़ाई साहब ने कहीं भी ये नहीं कहा कि मेरी कोई उनसे 101 मुलाकात हुई है, और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि जी अगर इमरान खान माफ़ी मांग ले तो मामला हल हो सकते हैं। असल में उस सारी तकरीब से जो उन्होंने अक्स किया या उन्होंने जो महसूस किया कि शायद इस तरह का तासुर मिल रहा है कि अगर इमरान खान को माफ़ी मिल जाए तो माफ़ी मांग ले इमरान खान, तो ये मामला हल हो सकते हैं। एक इससे भी अहम बात, हुकूमत का मौक़िफ़ इस वक्त और है और एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ बिल्कुल और है। अच्छा वाकई साहब, इसी पे मैंने एक चीज़ नोट की थी जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। हाँ। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस के खिलाफ को फौज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे रोजाना की बुनियाद पर अपने खून से पूरा कर रहे हैं, तो ये उसी जानिब इशारा है। यकीनन आप ये देखें कि हुकूमत कहती है माफ़ी मांग लें, आपको पता है मैंने खुद कई दफ़ा प्रोग्राम में कहा है कि फिर ये कौन सी सज़ा है कि अगर वो माफ़ी मांग ले तो वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप देखें ISPR और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस बात पे कायम है कि 9 मई के मुकदमात जो है वो एक किस्म के हमारे मुकदमात हैं, वो हमारी तनसीबात पर हमले थे, वो हमने मुकदमे दर्ज कराए हुए हैं। तो लिहाजा ये बड़ा एक अजीबोगरीब सूरत हाल जो है वो सामने आ रही है कि हुकूमती लोग कहते हैं माफ़ी मांग लें तो जी हम बैठ के बात कर लेंगे और इमरान खान बाहर भी आ जाएगा। सारे लोगों ने, अभी शनीला साहबा ने भी ये आपको वो वाक़या बताया कि जब नून लीग के लीडर कहते हैं, और लेकिन आप देखें इस्टेब्लिशमेंट का जो मौक़िफ़ है वो चट्टान की तरह अपनी जगह पर कायम है कि 9 मई के मुकदमात में किसी को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा और जो सज़ा उनको मिल चुकी है वो सज़ा उनको पूरी करनी होगी, उसमें उन्होंने माफ़ी की कोई खिड़की नहीं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मसूद साहब, गवर्नेंस के खिला की भी DG ISPR ने की है, आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो है वो एक पेज पे है? नहीं, बिल्कुल एक पेज पे नहीं है। अच्छा। क्योंकि हुकूमत की जो परफॉर्मेंस अगर आप देखें, मईशत के हवाले से आप देख लें तो इस वक्त हमारी मईशत कर्जों पे चल रही है और इस दौरान हमने तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए हैं। 22% नौजवानों में जो है वो बेरोजगारी है और आजाद जराए कहते हैं कि 44% है, जो बहुत ज्यादा है। इसी तरह जो दीगर मसाइल हैं, अभी आपने कराची के हालात आपने देख लिए कि एक दिन की बारिश जो कि बिल्कुल एक
आम बारिश थी, अच्छी बारिश थी, लेकिन कोई तूफानी बारिश नहीं थी, कोई क्लाउड बस्ट नहीं था। और शहर जो है वो आज तीसरे दिन भी जैम पड़ा हुआ है और आम तासील आपको देनी पड़ी, मफलूज होकर रह गया। तो जब आपके जो हाल इस वक्त कराची में है वो कमोबेश पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है। हमने इंडिया से जंग जीत ली, हमारा इंटरनेशनल स्टेचर बेहतर हो गया, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो इंडिया की इकोनॉमी क्या है, आप देखिए बांग्लादेश की इकोनॉमी कहां जा रही है, आप देखिए कि रुपया जो है वो अफगानिस्तान का मजबूत हो रहा है हमारी निस्बत, और चाइना कहां है, और इनके बीच में हम कहां पर हैं। तो अगर हम माशी तौर पर मजबूत नहीं होंगे तो हम खुदा न खास्ता हमारे सर्वाइवल का इशू है, हमें अब मजबूत होना पड़ेगा। और उसके लिए आपको अपने जो गरीब तरीन लोग हैं, 11 करोड़ गरीब लोग हैं, उनको ऊपर लाने के लिए आपको हालात बेहतर करने हैं, गवर्नेंस बेहतर करनी है, ग्रास रूट तक आपको सेहत, तालीम और दीगर सहूलियात पहुंचानी है। लेकिन ऐसी कोई कोशिश नजर नहीं आ रही है, ऐसा कोई प्लान ही मौजूद नहीं है। टीवी खुलता है, अखबार देखें, इमरान खान से बात शुरू होती है, इमरान खान पे खत्म हो जाती है, फौज का जिक्र हो जाता है, आर्मी का जिक्र हो जाता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त जानिब इशारा किया है। शर्नीला साहब, यही सवाल आपकी जानिब लेके आना चाहूंगी। मुल्क के जो असल मसाइल हैं वो कुछ और हैं, लेकिन हम बात कुछ और कर रहे होते हैं, तो हम अपने असल मसाइल को कब देखेंगे? और गवर्नेंस की जो बात की DG ISPR ने कि गवर्नेंस का खला है, गवर्नेंस अच्छी नहीं है, खुश नहीं है हुकूमत से। देखिए, ये जिस तरह थोड़ी देर पहले सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम की बात हो रही थी, तो उन्हीं के कॉलम के अंदर उन्होंने फील्ड मार्शल को कोट किया था कि वो तो शहबाज शरीफ साहब से बहुत खुश हैं, कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनके 18 घंटे की जो मेहनत है उनसे बहुत ज्यादा खुश हैं। तो मेरे ख्याल में जो उनके कॉलम में जो बात आई है, या DG ISPR अगर कैटेगोरिकली आके कह दे कि हुकूमत से जो है वो खुश नहीं है फील्ड मार्शल या फौज या एस्टैब्लिशमेंट, तो फिर हम कहेंगे कि वो एक पेज पे हैं या नहीं है। क्योंकि हर रोज यहाँ पे एक अफवाह उड़ा दी जाती है, लेकिन वो अफवाहें जो होती हैं वो मुल्क के लिए ही नुकसानदेह होती हैं। आपने खुद ही बात कही है कि हम लोग असल मसाइल की तरफ बात नहीं करते, तो बात आपकी ठीक है कि इस वक्त जो बुनेर के अंदर हालात हैं, जो सवात के अंदर हालात हैं, जो स्वाबी के अंदर हैं, क्या कोई बंदा उसको डिस्कस कर रहा है कि 11 साल से वहां पे एक ही हुकूमत है और वहां पे इतने बुरे हालात क्यों हैं? कराची के अंदर 11-12 साल से एक ही हुकूमत है, ऐसे हालात क्यों हैं? हमारा मीडिया नहीं कर रहा, हमारा मीडिया क्यों इमरान खान के ऊपर रहता है, क्यों उसकी रिहाई के ऊपर बात कर रहा था, क्यों अलीमा खान मिलकर आ रहे थे उस पर बात कर रहे थे, क्यों नहीं हमारा मीडिया अवेयरनेस दे रहा लोगों को कि ये जो क्लाइमेट चेंज आ रहे इसके साथ हमने कैसे चलना है, अवाम ने कैसे चलना? क्यों नहीं एहतसाब हो रहा उन लोगों का जिन्होंने वो सारा टिम्बर माफिया, जिन्होंने सारे दरख्त वहां पे काटे, वो कौन लोग थे जिन्होंने NOC दिया कि दरियाओं के अंदर जो है वो होटल बने हुए, घर बने हुए हैं? ये सारी करप्शन जो है वो हर जगह के ऊपर मौजूद है। ये सिर्फ एक शहबाज शरीफ को आप ना कहें। बिल्कुल हमारे असल मसाइल कुछ और हैं, लेकिन हमारा जो ध्यान है वो कुछ और मसाइल पे लगा हुआ है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। शुक्रिया शर्नीला अमार साहिबा और मसूद रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम इन्हीं इशूज़ को डिस्कस करेंगे जो अवामी इशूज़ हैं और वो इशूज़ जो रियल इशू हैं और पाकिस्तान उनको फेस कर रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पूरा मुल्क इस वक्त मॉनसून के स्पेल की जद में आया हुआ है। कराची है तो वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा पैदा हो रहा है। KP और दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं कि सूरत हाल इतनी वर्स्ट हो गई है कि यहाँ पे सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। इस सब पे बात करने के लिए क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। मुनीर अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया और वकार शहराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और नसीर वागा साहब भी मौजूद होंगे, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर अहमद साहब, आगाज़ में आपसे करना चाहती हूँ। एक तरफ सर हम देख रहे हैं कि हीट वेव्स, दूसरी तरफ अर्ली और अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून रेन्स, सर इनका कोई ताल्लुक है आपस में और वजूहात क्या हैं? क्या इंडिया दे रहे हैं ये? देखिए, बुनियादी तौर पे जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जितने भी वेदर्स होंगे, एक तो वो हार्श होंगे जितने आमतौर पे होते थे उससे ज़्यादा, और दिन ब दिन हार्श होते जाएंगे, और दूसरा जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होते जाएंगे। जैसे हम पहले मॉनसून को बड़ा रोमांस इसके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन इत्तेफाक है कि अब आप ये देखें कि पिछले चंद बरसों के दौरान जो है मॉनसून वो बहुत शाखसाना हो गया है, और हम इसको प्रेडिक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि एक जो मॉनसून स्पेल है उसके अंदर एग्जैक्टली कितने मिलीमीटर बारिश हो सकती है और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, और फ़र्ज़ करें कि 1 घंटे के अंदर कितना, ये हम अभी तक इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इसको प्रेडिक्ट कर पा रहे होते तो शायद हम उसके लिए कोई ज़्यादा एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार कर पाते। NDMA की तरफ से जो ज़ाहिर है कि जो दूसरी सरकार की एजेंसीज़ हैं उनके सारी इंफॉर्मेशन लेके अलर्ट जारी करता है, और वो जाहिर है कि उस अलर्ट के अंदर भी इंटेंसिटी डिफाइंड नहीं होती, ना कोई एरिया डिफाइंड होता है। और अब तो
इस दफ़ा जो क्लाउड बर्स्टिंग हुई है, क्लाउड बर्स्टिंग इटसेल्फ जो है, जिसको हम बादल फट जाते हैं या जो भी है, अब स्काई फॉल भी लोग कहते हैं यूरोप के अंदर, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, लेकिन अब इसको भी आप कहीं पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना क्लाउड बर्स्ट होगा एक वक्त में, कितनी ज़्यादा बारिश होगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी और उससे कितना जो बारिश का पानी है वो एक्यूमुलेट होगा। तो जब इस तरह की अनसर्टेनिटी आएगी तो जाहिर है कि आपकी प्लानिंग के अंदर, जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर वैसे उसका फुकदान है और मजीद जो है उसके ऊपर ज़्यादा उसका बिल्कुल सही है, प्लानिंग का फुकदान नजर आ रहा है। वाक़ा साहब, अब आपसे मैं कराची की सूरत हाल पे बात करना चाहूँगी। कराची में सैलाबी सूरत हाल है, निकासी आपका मसला है, इस पे वज़ीर आला सिंध का माफ़ी मांग लेना और शर्जील मेमन साहब का कहना कि अगर वक्फे से बारिश होती तो हम कुछ कर सकते, कितना जस्टिफाइड है? भाई प्रेडिक्शन थी इन बारिशों की, ये कोई अचानक नहीं है। कराची में जो कुछ हुआ इसका सबको पता था कि बारिश होने वाली है, लेकिन जिस मुल्क के अंदर, जिस शहर के अंदर, जिस सूबे के अंदर घर बनाने के लिए, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए कोई इजाज़तनामा, कोई आपको उसका नक्शा, कोई किसी किस्म की इजाज़त की आपको ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ दिल चाहे आप अपनी बिल्डिंग खड़ी कर लें, बस पैसे दे दें मुतलका इदारे को। जब वो सारा कुछ बन जाता है तो बाद में कहते हैं ये किसने बनाया। भाई ये वही रास्ते हैं जहाँ से पानी ने गुजरना था। आप उठ के देखें कि आपके जो असल मैप्स हैं उनके ऊपर तजावजात कितनी हैं, लोगों ने कितने नाजायज़, कितनी बिल्डिंगें बन गई हैं, कितने शादी घर नए बन गए, तो फिर पानी ने कहाँ से गुजरना? उसने तो फिर तबाही मचानी है ना। जब रास्ता तंग हो जाएगा पानी का तो फिर पीछे कितना उसका इम्पैक्ट होगा पूरी दुनिया के ऊपर। वाक़ई साहब, यानी जब डिजास्टर हो जाता है तो रिएक्टिव अप्रोच हम अपनाते हैं, लेकिन प्रिकॉशनरी अप्रोच हमारी नहीं है। शराजी साहब, बड़े शहर जैसे कराची की हम बात कर लेते हैं, कराची में जो सूरत हाल है, आप इसको कुदरती आफत कहेंगे, आप इसको ये कहेंगे कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, या फिर यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, प्लास्टिक वेस्ट या अर्बन प्लानिंग की कमी आपको नजर आती है? देखिए, हम सब ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज अब एक ऐसा फिनोमेना है जो कि एक हकीकत की सूरत में हम सबके सामने मौजूद है। और क्लाइमेट चेंज जो है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में, यानी मुतशद्दिद किस्म के मौसमियाती तब्दीलियों में या मौसमियाती असरात में उसके नताइज हमारे सामने हैं। तो पूरी दुनिया के जो महज़ब मुल्क हैं, हम उसमें क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ एक तैयारी देखते हैं जिसे क्लाइमेट रेजिलियंस के नाम से याद किया जाता है, और जिसमें मुख्तलिफ टाउन प्लानिंग भी शामिल है, जिसमें ड्राउट्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के ख़िलाफ़ रेजिलियंस भी शामिल है, और क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट एग्रीकल्चर भी शामिल है, ताकि पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके और ग़िज़ाई किल्लत जो है वो इंसानों की ज़िंदगियों को मुतासर ना कर सके। मगर सुए इत्तेफाक से कराची में जो हमें सूरत हाल दिखाई दी वो ये कि एक मामूली से ज़रा ज़्यादा नोयत की बारिश का भी ये शहर मुतहम्मिल नहीं हो सका, जिसकी वजह बहुत वाज़ेह है कि टाउन प्लानिंग में हम बहुत कमज़ोर रहे हैं। न सिर्फ ये कि हमने मुख्तलिफ़ इमारतें और मुख्तलिफ़ तामीरात जो है वो वाटर बेसन्स में की, चाहे वो दरियाओं के वाटर बेसन्स हैं या वो नदी नालों के वाटर बेसन्स हैं, बल्कि उसके साथ साथ हमने शहर की ड्रेनेज के निज़ाम को भी मौसर और पायदार नहीं बनाया। और इन सब से बढ़कर ये कि जो अवेयरनेस है अमॉन्ग्स्ट द मासेस, लोगों के दरमियान शऊर और आगाही को फ़रोग़ भी हम नहीं दे सके, जो कि यकीनन एक दफ़ा फिर मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार का ही काम होता है कि लोगों के दरमियान इस शऊर और आगाही को उजागर किया जाए कि ये जो प्लास्टिक वेस्ट है या जो बाकी वेस्ट है जिसे हम नदी नालों की नज़र करते हैं, ये बाद में फिर कुदरती आफात की सूरत में और पानी को न निकलने का रास्ता मिलने की वजह से एक सैलाब और वाटर लॉगिंग के मसले की सूरत में सामने आता है। ठीक है, यानी ये कुदरती आफत से ज़्यादा मैन मेड सिचुएशन है जो हमने खुद अपने हाथों से क्रिएट किया है। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल है वो पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से हमने देखा कि इस बार अनप्रडिक्टेबल मानसून रहा और पहले भी आ गया, तो हमारे जो सीजन्स हैं जैसे गर्मी, सर्दी, ख़ज़ा, बहार, क्या इसका स्पैन भी कम होने वाला है और हमारे सीजन्स में भी तब्दीली होने वाली है? माहिर जो माहौलियात हैं उनसे हम इसका जवाब जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, कराची में एक तरफ बारिशों ने तबाही मचाई हुई है तो दूसरा आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है। वाक़ई साहब, कराची के जो मसाइल हैं वो कब कम होंगे? एक तरफ हम देख रहे हैं कि बारिशों से आवाम परेशान है, दूसरी तरफ जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, क्या डिटेल्स हैं इसकी बताइएगा। देखिए, आज कराची में
एक पटाखे बनाने वाला जो एक जगह थी, एक बहुत बड़ा गोदाम था, वहाँ तैयार भी हो रहे थे, वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और बहुत तबाही वहाँ मची। अभी तक वहाँ पे जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं, अभी क्वालिटीज़ का तो खैर नहीं पता चला। मैं यहाँ एक अहम सी बात जो ये है कि ये वो मुल्क है, वैसे तो सारा निज़ाम अल्लाह के सहारे ही चल रहा है, हमारा तो यहाँ कोई कानून ज़ाब्ता नहीं है। पूरे मुल्क के अंदर आतिशबाजी मना है, बैन है, बिल्कुल ऐसा बैन है, लेकिन जब सरकार ने अपना काम करना होता है ना तो फिर आतिशबाजी की इजाज़त मिल जाती है। अगर कोई बहुत बड़ा मनाना हो जश्न तो वहाँ आतिशबाजी हो जाती है। आप देखें कि एक बिल्डिंग के सामने एक बाकायदा एक बैनर लगा हुआ है कि यहाँ पे आतिशबाजी का सामान मिलता है। यानी ये दीदा दिलेरी है ना। पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी ने बाल काटने वाली यानी बार्बर की शॉप भी बनानी हो ना तो वो हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं बन सकती। कोई इलेक्ट्रिक शॉप नहीं बन सकती, कोई कपड़े की दुकान नहीं बन सकती, कोई टेलर की शॉप नहीं बन सकती। आपने जो भी चीज़ करनी है मुतलका इदारे को पहले बताना है, अपनी सर्टिफिकेशन दिखानी है कि अगर आप टेलर हैं तो आपने क्या किया हुआ, अगर आप बार्बर हैं बाल काटते हैं तो आपके पास कौन। साहब ये गोदाम एक बिल्डिंग की ऊपर वाली मंजिल में था, जो गोदाम था आप देखें जब वो फटा है तो उससे कितना नुकसान। अच्छा तो फिर इदारे कहाँ थे, पुलिस कहाँ थी, वो तो सरेआम उन्होंने बाहर बैनर लगाया हुआ था। यानी जब अब तबाही हो गई तो सारे लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, जी हमने तो पहले भी ये किया था, किसी ने कुछ नहीं किया था। यही बात है जो हम पहले भी कर रहे थे, पानी रुकता है, बिल्डिंगें गलत बनती हैं और आपकी तजावज़ात हैं, सारा काम तो गैर कानूनी हो रहा है। भाई आप पैसे दें, मैं आपको दावे से कहता हूँ आप तो बनाने की फैक्ट्री लगा लें, आप बम बनाने की फैक्ट्री लगा लें, सरेआम हेरोइन पैसा होना चाहिए या आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होना चाहिए। सरेआम हेरोइन आप बेच सकते हैं रेडी पे रख के। ब्रेक पे जाने से पहले जो मैं बात कर रही सीजन्स के हवाले से, जैसे हमारे मुल्क में सीजन्स हैं गर्मी, सर्दी, ख़ज़ा, बखार, ये जो एक्सट्रीम वेदर हम देख रहे हैं, आप क्या देखते हैं कि जो सीजन्स का एक स्पैन है उसमें भी कमी आएगी या ये सीजन्स ही कम हो जाएंगे? जैसे हम देख रहे हैं कि सर्दी तो पिछले कुछ सालों में बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है, तो ये गर्मी, सर्दी, ख़ज़ा, बखार क्या इसका एक पैटर्न होगा? अब आप ये देख लें कि आप बाहर का मौसम जो है पहले कम से कम तकरीबन कोई 2-2.5 महीने का होता था। अब वो चंद दिनों पर यानी सिर्फ वो रह गया है और फौरन गर्मी आ जाती है। 2 हफ्ते भी मेरा ख्याल शायद आपका बाहर का मौसम नहीं चलता, बिल्कुल ऐसा ही है। और फ़ौरन गर्मी आ जाती। इवन इस्लामाबाद के अंदर जो है वो बाज़ औक़ात फरवरी के महीने में गर्मी शुरू हो जाती है और एसी चलना शुरू हो जाते हैं। ये एक सूरत हाल है और जो गर्मियों का स्पेल है वो भी बढ़ गया है और उसकी शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। और दूसरी तरफ अब आप मानसून को देख रहे हैं, मानसून का स्पेल जो है वो आपके मई के आखिर में कहीं से शुरू हो जाता है। अब हमने तो अप्रैल के अंदर भी सारी सूरत हाल देखी, बारिशों की शदीद अगस्त के एंड में मॉनसून ऐसी सूरत हाल होगी। अभी आप थोड़ी देर पहले हाँ जी, तो अब दूसरी तरफ ये देखें कि अब अभी आप कराची की बात करी थी, आप कराची को देख लें, गिलगित बल्तिस्तान को देख लें, आप अपना जो केपी है इसको देख लें कि क्या सूरत हाल है कि कराची के अंदर ये कोई पहली दफ़ा थोड़ी हुआ है। कराची के अंदर इवन जब 70s के अंदर बारिश होती थी, वो हमारे वाले साहब बताते हैं कि वो उस वक्त भी ऐसी सूरत हाल होती थी। बिल्कुल सही। और तब से लेके आज तक जब भी कराची के अंदर बारिश होती है वहां पे एक तूफान की कैफियत आ जाती है, अर्बन फ्लडिंग होती है। तो क्यों ड्रेनेज सिस्टम जो है वहां पर बेहतर नहीं हो पाया? अब इतना बड़ा स्पेल जो है वहां पे सियासी हुकूमतों ने गुजारा है, उन्होंने वहां पे क्या किया है? अच्छा मुनीर साहब, आपने पहले बात की थी कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो आप तो सर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन हम प्रिपेयर तो हो सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल प्रिपेयर्डनेस हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम मिसमैनेजमेंट को रोक सकते हैं। जैसे अब गिलगित बल्तिस्तान को और केपी को देखें जहां पे इतनी डिवास्टेशन हुई है, ये सारी मिसमैनेजमेंट है। ये दोनों इलाके जो हैं ये जंगलात का बहुत बड़ा जखीरा हैं और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डिफॉरेस्टेशन है, जंगलात की कटाई, मिलियंस दरख्त जो हैं इन दोनों जगहों से काटे गए हैं। अब जब आप दरख्तों को काट देंगे, जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं या
बड़े बड़े पत्थर जो हैं, जब वो आपको पता है कि ज़मीन के साथ जब दरख्त जुड़े होते हैं तो वो इनको अपने साथ जोड़ के रखते हैं। इनके साथ जो मिट्टी होती है जिसको हम सिल्ट कहते हैं, उसको वो ज़ाहिर है कि एक दूसरे के साथ, तो जब वो वहाँ पे नहीं रहती तो सिल्ट भी निकलती है, सिल्ट पे निकलती है तो फिर बोल्डर्स उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो क्या ये जो सूबाई हुकूमतें हैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकती? आप जो शेराजी साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम देख रहे हैं कि गवर्नेंस के इशू हैं, इंतजामिया की नाअहलियत है, हुकूमत नहीं देख रही, लेकिन आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अवाम इंडिविजुअली क्या कर सकती है? देखिए, क्लाइमेट चेंज हो या इस मुल्क में कोई और मसला हो, हम प्लानिंग में बहुत कमज़ोर दिखाई देते हैं और इसी का जिक्र आज के दोनों पार्टिसिपेंट्स ने भी किया। मगर जहाँ तक मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि अवामी रद्द अमल की बात है या अवामी शमूलियत की बात है, हम उस हवाले से भी खासे कमज़ोर दिखाई देते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे मुल्क में बेतहाशा दरख्तों की कटाई की गई और एक ऐसे मुल्क में जहाँ मुनासिब मिकदार में बारिशें दस्तयाब थीं, अच्छी मिट्टी दस्तयाब थी, वहाँ जंगलात पर मुश्तमिल रकबा जो है उसकी शरह में इजाफा होना चाहिए था, मगर वो हर आए दिन उसमें कमी होती गई और जंगलात सुकड़ते गए। और जो कि एक मकामी फैक्टर है इस क्लाइमेट चेंज का और इन बदलते मौसमों का और इन मौसमी आफात का जिनका अब हम सामना कर रहे हैं, मगर हमने अपने रवैये में कोई तब्दीली नहीं इख्तियार की। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि अवामी शऊर और आगही के हवाले से और एक जो कलेक्टिव एहसास ज़िम्मेदारी है, इज्तिमाई एहसास ज़िम्मेदारी के हवाले से हम वैसे भी एक कमज़ोर कौम हैं और हम बिला तकल्लुफ़ अपने घर का कचरा बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारे घर से बाहर का जो माहौल है वो हमारा माहौल नहीं है और हम उससे मुतासिर नहीं होंगे। तो हमें बेतहाशा यही सूरत हाल दिखाई दी माजी में, जबकि हमारी मुख्तलिफ धुआं उड़ाने वाली गाड़ियां भी सड़कों पर रहीं, जिस पर के अवाम ने कभी चाहे वो इनफरादी अमल हो या इज्तिमाई तौर पे उस पर कोई रद्द अमल देना हो, हमने कोई अवामी रद्द अमल उस पर नहीं देखा। खूबसूरत बात आप और कर रहे हमने हैं। ये भी नोट पे प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूंगी। नाजरीन, हमें एज एन इंडिविजुअल अपना रोल प्ले करना है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से ना सिर्फ हमें अवेयर होना है, बल्कि इस हवाले से हमें एडवोकेट भी करना है। कोई भी मीडियम हमारे पास मौजूद है, उससे हमने दूसरों को भी आगाही देनी है। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पास।